हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो अब मैं आ चुका हूँ एक नए डोंगा को लेके, जिसका नाम है बियॉन्ड टाइमस्केप। ये स्टोरी है यू किंग की, जो कि एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके प्लेनेट के पास एक गॉड सोया हुआ था, जिसकी आंख खुलते ही पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब यू किंग अकेला बच गया था। अपनी फैमिली की डेथ होने के बाद गॉड की एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को जन्म देती है, और हम यू किंग की जर्नी देखने वाले हैं कि वह कैसे इस पूरी मॉन्स्टर्स से भरी हुई दुनिया में सबका सामना करते हुए खुद को जिंदा रख पाएगा। तो स्टोरी की शुरुआत होती है यू किंग के घर को दिखाते हुए, जहाँ पर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इसके बाद हम छोटू यू किंग को देखते हैं, जो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आसमान को, जहाँ हमें एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। ये आंख थी एक गॉड की। इस गॉड की सिर्फ आंख ही इतनी पावरफुल थी, यहाँ मौजूद सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। लोग राख में बदल रहे थे और यू किंग का घर बहुत बुरी तरीके से उजड़ रहा होता। छोटा यू किंग समझ नहीं पाता कि उसके आसपास यह क्या हो रहा है। देखते ही देखते यह पूरी जगह खत्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 7 साल बाद का। अब हमें टाइगो सिटी का सीन दिखाया जाता है, और इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत ज्यादा तबाही हुई है। इस जगह की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। गॉड की एनर्जी की वजह से काफी सारे छोटे और बड़े मॉन्स्टर्स का भी जन्म हो गया था। तभी यहाँ एक बड़ा सा उड़ने वाला मॉन्स्टर आता है, जिसे छुप कर देख रहा था हमारा यू किंग, जो अब पहले से बड़ा हो गया। यू किंग की इतनी बुरी हालत थी कि वो पास में चल रहे बिच्छू को भी उठाकर खा लेता। कीड़े उसकी आंख पर चल रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता। और जैसे ही यह उड़ने वाला मॉन्स्टर अपने पास मौजूद मरे हुए इंसान को खाना शुरू करता है, यू किंग अपनी जगह से तुरंत बाहर निकलकर इस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। अब यू किंग हमें बताता है कि 9 दिन पहले यहाँ गॉड की आंख दोबारा खुली थी, जिस वजह से छोटा यू किंग, जो अपना घर डिस्ट्रॉय होने के बाद टाइगो सिटी में आकर रह रहा था, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह बोलते हुए वो जिस मॉन्स्टर को मार चुका था उसी को काट कर कच्चा खाने लगता है। यू किंग बताता है कि इस बार गॉड की आंख खुलने की वजह से यहाँ ब्लड की बारिश हुई। यू किंग यहाँ गॉड की पावर को एलियन एनर्जी बोल रहा था, जिसने यहाँ मौजूद इंसानों को करप्ट कर दिया है और मॉन्स्टर्स को जन्म दिया। टाइगो सिटी के अंदर जब ये तबाही हुई, तब एलियन एनर्जी की वजह से यह जगह एक शील्ड के अंदर बंद हो गई है, जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे हुए हैं, जिनका सामना करते हुए यू किंग को यहाँ जिंदा रहना। थोड़ा सा मॉन्स्टर का मीट खाने के बाद वो अपने थैले में भी कुछ रख लेता है, ताकि बाद में उसे खा पाए। जितने भी लोगों की डेथ यहाँ हुई थी, उन्हें जलाने के बाद वो यहाँ से आगे बढ़ चुका था। टाइगो सिटी के अंदर घूमते हुए वो इस जगह पर नई चीजों की तलाश कर रहा होता है। यू किंग यहाँ वेट कर रहा था कि जल्दी से सिटी के आसपास की शील्ड हट जाए और वो इस जगह से बाहर निकल पाए। घूमते हुए वो अपने लिए खाना ढूंढता है। कुछ वेपन्स भी उसे मिल जाते हैं सरवाइव करने के लिए, लेकिन इंसानों की जगह हर तरफ भरे हुए थे, यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स। साथ ही टाइगो सिटी के जो किंग थे, उनके पास एक कल्टीवेशन आर्ट मौजूद थी। तो यू किंग जब उस जगह को चेक करने जाता है, तो उसे भी वह कल्टीवेशन आर्ट मिल जाती है, जो कि एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक थी, जिसका नाम था सी माउंटेन आर्ट। साथ ही यहाँ एक मॉन्स्टर भी मौजूद था, जिसका सामना करते हुए यू किंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वो छोटे मोटे घरों को चेक कर रहा था, जहाँ उसे एक बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। इस आदमी के पास थोड़ी दवाई मौजूद थी, जो यू किंग के दर्द को कम करे। फिर हम उन इंसानों को भी देखते हैं जो एलियन एनर्जी की वजह से करप्ट होकर मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। इनसे बचते हुए यू किंग एक ऊंची जगह पर चला जाता है, और यहाँ उसे दूर एक पर्पल लाइट दिखाई देती है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए वो इतनी दूर चलकर इस लाइट के पास आ जाता है। यू किंग पहले चेक करता है कि लाइट के आसपास कोई है तो नहीं, और यहाँ उसे एक आदमी दिखाई देता है जो लेटा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वो जिंदा है, शायद सो रहा होगा। यह सोचकर यू किंग यहाँ इस आदमी के हिलने का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन यह आदमी अपनी जगह से नहीं हिलता। यू किंग के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि पत्थर मारकर वो चेक करे कि इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक पत्थर लगते ही इस आदमी की बॉडी नीचे गिर जाती है, और बॉडी के अंदर से निकलता है एक पर्पल कलर का क्रिस्टल यानी पत्थर, और इसी की पर्पल लाइट थी जो इतनी दूर से यू किंग को दिखाई दे रही। इस क्रिस्टल को चेक करने के लिए वो उसके पास जाता है। क्रिस्टल की बॉडी क्रिस्टल को सबसे पहले वो चेक करता है एक जख्मी हुए कौवे पर। क्रिस्टल लगाते ही कौवे के जख्म ठीक हो जाते हैं। ये देखकर यू किंग खुश हो जाता है, और कौवे की बॉडी से वापस क्रिस्टल निकालकर वो उसे उड़ा देता है। ऐसी दुनिया जो मॉन्स्टर्स से भरी हुई है, वहाँ तुम्हें एक ऐसा ट्रेजर मिल जाए जो तुम्हारी इंजरीज को हील कर दे, तो वो किसी खजाने से कम नहीं, और इस खजाने पर दूसरों की नजर ना पड़े, इसलिए यू किंग इसे अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है, वो भी उस घाव के अंदर जो उसे मॉन्स्टर ने दिया था। क्रिस्टल अंदर जाते ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिससे यू किंग की बॉडी अब चेंज होने लगती है। वो अपनी बॉडी में ज्यादा पावर महसूस कर पाता है। धीरे धीरे इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी यू किंग की बॉडी में आ रही थी, और उसका घाव पूरी तरीके से हील हो जाता है। इस टाइम यू किंग की बॉडी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी, और ये अच्छा मौका था सी माउंटेन आर्ट को सीखने का, इसलिए वो यहाँ बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। अपने माइंड में वो सी माउंटेन आर्ट की बुक को पढ़ रहा था, जहाँ उसे पता चलता है कि इस टेक्निक के टोटल 10 लेवल हैं। हर लेवल को मास्टर करने के बाद यू किंग को
को एक टाइगर की पावर मिलेगी। अगर वो 5 लेवल को मास्टर करता है तो उसके पास इतनी पावर हो जाएगी कि वो एक पहाड़ तक को हिला सकता है, और पूरे 10 लेवल को मास्टर करने के बाद एक बड़ा सा समुंदर भी उसके सामने कुछ नहीं। इसके बाद यू किंग के पास एक टाइगर आ जाता है। इसका मतलब कि उसने फर्स्ट लेवल को मास्टर कर लिया है। ये टाइगर चला जाता है यू किंग की बॉडी के अंदर, जिससे टाइगर की सारी पावर यू किंग की बॉडी में आ गई थी, और वो ये फील कर पा रहा था कि उसकी पावर पहले से कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तक यू किंग अपने कल्टीवेशन मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था, तब तक टाइगो सिटी के अंदर बनी हुई शील्ड भी खत्म हो जाती है, और अब यू किंग यहाँ से बाहर निकल सकता है। सिटी के बाहर निकलने से पहले वो एक स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर वो पढ़ता था, और इस जगह पर वो सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने छोटे यू किंग को इतना बड़ा किया। लेकिन गॉड की आंख खुलने की वजह से ही यू किंग के सामने इन सारे लोगों की डेथ हो गई। अब इन लोगों की बॉडी भी मॉन्स्टर न बन जाए, इसलिए अपना आखिरी गुड बाय बोलते हुए वो इन लोगों को जला देता है। और यहाँ कितने लोगों की डेथ हुई है इसकी गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। इसके बाद हम कुछ लोगों को यू किंग की तरफ आता हुआ देख पाते हैं, जो कि यू किंग की लगाई हुई आग को देखकर यहाँ आ रहे थे। अभी यू किंग का कल्टीवेशन भी कंडेंसेशन के लेवल 1 पर है, जबकि यहाँ आए लोग जिनका लीडर था मिस्टर ली, वो लेवल 6 पर थे। मिस्टर ली की टीम में एक मोटा आदमी भी था जिसकी बॉडी थोड़ी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। वो सबसे पहले यू किंग के पास आ जाता है। वो यू किंग से बोलता है, जब मैं सिटी के अंदर आया तब मुझे एक भी लाश नहीं दिखी, इसका मतलब तुम सारी बॉडीज को जला चुके हो। वेल क्वी कंडेंसेशन, सॉरी भाइयों वर्ड बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन अपना मोटू क्वी कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पे है। वेल अपना मोटू यू किंग से बोल रहा था कि तुमने इन आदमियों की बॉडी से जो भी मिला है वो सब मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भी इनकी बॉडी के साथ जला दूंगा। तो चलो देखते हैं कि इस सिचुएशन में अपना यू किंग क्या करेगा। तो सबसे पहले उसने अपना बैग इस मोटू की तरफ फेंका, और इससे पहले ये मोटू इस बैग को कैच कर पाए, यू किंग उड़ते हुए जाता है और मोटू के पैर के अंदर अपना चाकू घुसा देता है। ये देखकर मोटू को तो बड़ा गुस्सा आया था, इसलिए वो अपनी सेकंड लेवल की पावर को एक्टिवेट करके यू किंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यू किंग भी रेडी था, और इससे पहले ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते यहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं, जो इन दोनों को रोक देते हैं। वो चाहते थे कि यू किंग से फाइट करने की जगह वो उसे अपनी टीम का हिस्सा बना ले, क्योंकि गॉड की आंख खुलने से जो तबाही हुई थी यू किंग उससे बच चुका है, तो शायद उसके अंदर कुछ तो स्पेशल होगा। मोटू अभी भी लड़ने के मूड में था, लेकिन मिस्टर ली बोलते हैं, शायद तुम मेरी बात समझे नहीं, या मुझे अपनी बात रिपीट करनी पड़ेगी। यह सुनकर यहाँ मौजूद बाकी 2 लोग समझ जाते हैं कि अगर मिस्टर ली को गुस्सा आया तो उनके लिए अच्छा नहीं होने वाला, और यह बात वो मोटू को भी समझाकर यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। मिस्टर ली यू किंग को अपनी टीम में आने का इन्विटेशन देते हैं। यू किंग को मिस्टर ली का कैरेक्टर अच्छा लगता है। वेल बाकी लोग तो उसकी पसंद के नहीं थे, लेकिन मिस्टर ली के लिए वो उनकी टीम का पार्ट बन चुका था। इसके बाद ये लोग टाइगो सिटी के किंग का घर चेक करते हैं। वेल ये मोटू अभी भी चिढ़ा हुआ था यू किंग से, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आज रात वो इसका गेम बजा देगा। लेकिन इस मोटू को नहीं पता था कि यू किंग इसकी फीलिंग सेट करने वाला है। जब ये सारे लोग आसपास कोई काम की चीज ढूंढ रहे थे, तब यू किंग यहाँ से गायब हो गया था। मोटू को भी लगता है यह अच्छा मौका है, क्योंकि इस टाइम यू किंग अकेले घूम रहा होगा और जल्दी से उसे ढूंढकर मार दिया जाए, इसलिए वो फटाफट यू किंग को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वेल यू किंग और मोटू एक दूसरे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं मिस्टर ली ये बात पहले ही समझ चुके थे। इधर ये मोटू यू किंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इतने टाइम से यू किंग उसके ऊपर ही नजर बनाकर बैठा। पत्थरों के बीच में से यू किंग निकलता है, जिसे इस मोटू ने नोटिस कर लिया था। फाइनली इन दोनों के वेपन्स का आमना सामना होता है। यू किंग लेवल 1 पर था, जबकि यह मोटा लेवल 2 पर, लेकिन यू किंग की स्पीड ज्यादा थी, साथ ही वो अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था मोटू को इंजर्ड करने के। ये सारे वो वेपन्स थे जो यू किंग को टाइगो सिटी के अंदर मौजूद बॉडीज से मिले। यू किंग के पास एक छोटा सा थंडर बॉम्ब भी था, जो वो इस मोटू की तरफ फेंक कर मारता है। बॉम्ब फटने से मोटू के नीचे की जगह डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो काफी नीचे जाकर गिर जाता है। यू किंग ऊपर मौजूद था, जो मोटू की तरफ कूदता है, और अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसने इस मोटू का हाथ काट दिया था। यू किंग के अटैक यही नहीं रुकते और वो अलग अलग डायरेक्शन से इस मोटू पर अटैक करना जारी रखता है। अब इस मोटू की भी फट रही थी यू किंग से, इसलिए वो इस जगह से भाग रहा था। मोटा ये सोचता है ये बच्चा तो लेवल 1 पर मौजूद था, तो इसके पास लेवल 2 जितनी पावर्स क्यों हैं? जिसके बाद हमें यू किंग का एक बैडस शॉट दिखाया जाता है और मोटू की तरफ बढ़ते हुए वो यह सोच रहा था फ्यूचर के खतरों को रखने से अच्छा उन्हें अभी मार देना सही है। वेल मोटू समझ गया था कि अब यहाँ से जिंदा बचकर निकलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो यू किंग को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देगा। यू किंग यहाँ पर अपने सी माउंटेन आर्ट के फर्स्ट टाइगर की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसको अपने वेपन में रख के वो इस मोटे की गर्दन पे अटैक करता है। यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ था और अपना मोटो यहाँ पर जिंदा था, जो यू किंग से बोलता है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन यू किंग एक रूथलेस कैरेक्टर है और ये एक पत्थर उठाकर इस मोटे के मुंह के अंदर दे देता है। I mean पत्थर। और दूसरी तरफ ये तीनों लोग यू किंग और मोटे को ढूंढ रहे थे, जबकि मोटा तो पूरी तरीके से अंदर ले रहा था पत्थर। वेल अपने साथियों को वेट करने के लिए बोलकर मिस्टर ली अकेले यू किंग और मोटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरा पत्थर
मुंह में जाने की वजह से यह मोटा अभी भी तड़प रहा था, जिसको यू किंग ऑरा फार्मिंग करते हुए चुप करवा देता है और इसी के साथ इस मोटे की यू किंग के हाथों डेथ हो जाती है। यू किंग भी अंदर आ रहे मिस्टर ली को मोटे की ब्लड का निशान दिख जाता है और वह समझ जाते हैं कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। उनके थोड़ा सा ही आगे गेट के पीछे में यू किंग खड़ा था मिस्टर ली के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने मिस्टर ली के एक साथी को मार दिया है, इसलिए मिस्टर ली उसके ऊपर अटैक करेंगे। मिस्टर ली ने पहले ही यू किंग को सेंस कर लिया था और वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे मॉन्स्टर के अंदर चेंज हो रही है। एक से तो तुम्हारी पावर बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे होंगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिस्टर ली अभी भी चाहते थे यू किंग उनके साथ ही चले, इसलिए वो उससे बोलते हैं कि तुम्हें अगर आना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। हम देखते भी हैं कि यू किंग के हाथ पे पहले से ही एलियन इन्फेक्शन आ चुका। यू किंग को मिस्टर ली का कैरेक्टर अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके दूसरे साथी यू किंग को पसंद नहीं आते और अब दिन हो गया था और यू किंग और मिस्टर ली इस गुफा से बाहर आ गए। यू किंग मिस्टर ली से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जिंदा रह सकता हूँ। इस बात का मिस्टर ली कोई जवाब नहीं देते और बाकी बचे हुए लोगों की बॉडी को यू किंग दोबारा आग लगा देता। यहाँ पर जो आग लगी हुई थी उसको देखकर यू किंग को अपना बचपन याद आ रहा था, कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली, फादर, मदर और ब्रदर तीनों की डेथ हो गई। सबकी डेथ होने के बाद यू किंग इस जगह पर अकेले भटक रहा था। यू किंग दिखने में काफी अमीर घर का था, इसलिए और भी लोग जो कि इस तबाही के बाद जिंदा बचे थे वह यू किंग को मारपीट कर लूट लेते हैं। इतना सब होने के बाद भी यू किंग के पास जिंदा रहने की कोई होप नहीं थी। उसके पास में ही एक वेपन पड़ा हुआ था जिसको उठाकर वह खुद को मारने की कोशिश करता, लेकिन तभी यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आ जाती है जो कि यू किंग को रोकती है खुद को मारने से और अपने पास बची हुई आखिरी खाने की चीज वो यू किंग को दे रही है। ये देखकर यू किंग को अपने भाई की याद आ जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि ऐसी दुनिया में भी वो जिंदा रहकर दिखाएगा। अब यू किंग एक आदमी को मार रहा था, जिसका रीजन है कि इस आदमी ने उस छोटी सी बच्ची जिसने यू किंग की जान बचाई थी उसके साथ काफी बुरा किया और ठीक इसी मोमेंट से यू किंग बहुत ज्यादा रूथलेस बन चुका था, जो अपनी इस छोटी सी दोस्त का बदला लेता है और यही थी उसके बचपन की स्टोरी। यू किंग डिसाइड करता है कि वो यह पता लगाकर रहेगा कि आखिर गॉड ने अपनी आंख खोली क्यों और वो कौन है, जिसके बाद उसकी मिस्टर ली के साथ यह जर्नी शुरू होती है। किंग और कैप्टन लेई सफर पर निकले होते हैं। रास्ते में जुकिंग पूछता है, कैप्टन लेई आपको खाने में क्या पसंद है? कैप्टन लेई मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे स्नेक मीट पसंद है, वो काफी लजीज और स्पाइसी होता है। बातें करते हुए दोनों स्कैवेंजर कैंप पहुंच जाते हैं, जहां इंसानियत का नामो निशान नहीं होता और माहौल काफी डरावना होता है। एक तरफ कौवा मरे हुए इंसान का हाथ खा रहा होता है तो दूसरी तरफ एक आदमी बेफिक्र होकर म्यूजिक बजा रहा होता है। तभी जुकिंग देखता है कि एक आदमी मीट का टुकड़ा दिखाकर दो भूखे लोगों को ललचाता है और उसे बीस्ट के सामने फेंक देता है। वो दोनों लोग उस पर जानवरों की तरह झपट्टा मार देते हैं और यह देख वो आदमी खुश होता है। आगे जुकिंग एक बूचर को देखता है जो खुजलाते हुए मीट काट रहा होता है और पास खड़े दो छोटे बच्चे खाने की उम्मीद में होते। थोड़ी दूर बाद दो लोग सिर्फ एक पिल के लिए लड़ रहे होते। एक यंग आदमी एक बूढ़े को बेरहमी से मारकर जाने लगता है। तभी वो बूढ़ा अचानक खंजर उठाकर सीधे उसके सीने में घुसा देता है। यंग आदमी वहीं ढेर हो जाता है और बूढ़ा पिल लेकर चला जाता है। तभी जुकिंग की नजर लेजर पवेलियन पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की एक आदमी से उसका स्टोरेज बैग लेने की कोशिश कर रही होती है और फिर दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जुकिंग को वहाँ देखता देख कैप्टन लेई उसके सिर पर मारते हुए कहते हैं, वो बच्चों के देखने की जगह नहीं है। जुकिंग कहता है, मुझे पता है वो कैसी जगह है। तब कैप्टन लेई सीरियस होकर कहते हैं, स्कैवेंजर कैंप अच्छी जगह नहीं है। अगर यहाँ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें 20 ट्रायल पास करना पड़ेगा। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो 20 ट्रायल में फेल हो जाता है और एक वाइल्ड शैडो वुल्फ उसे बेरहमी से मार देता है। ये देखकर लोग गुस्से में चिल्ला उठते हैं, ये क्या था, एक मामूली फर्स्ट लेवल के बीस्ट को भी नहीं मार पाया, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, जल्दी से नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाओ। तभी हमारी नजर एक घबराई हुई लड़की पर पड़ती है जिसका अगला मैच था। कीपर उससे कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टर्न तुम्हारा है। तभी कैप्टन लेई और जुकिंग की एंट्री होती है। कीपर कहता है, क्या तुम एक न्यू कमर को लाए हो, इसका नाम क्या है? लेई शांत टोन में कहते हैं, तुम इसे किड कह सकते हो। कीपर मुस्कुराकर कहता है, आज का रूल चेंज हो गया है क्योंकि आज एक नया सेकंड लेवल बीस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर वो उस लड़की से कहता है, आज तुम्हारी जिंदगी और मौत सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करेगी। वो स्टिक्स का बॉक्स आगे बढ़ाकर कहता है, चलो इनमें से एक चूज करो। जुकिंग और वो लड़की एक एक स्टिक उठा लेते हैं। कीपर कहता है, जिसके पास पाइथन स्टिक है वही सबसे पहले एरिना में जाएगा। लड़की घबराकर अपनी स्टिक देखती है। तभी जुकिंग शांत आवाज में कहता है, पाइथन स्टिक मेरे पास है। यह सुनकर लड़की और टेंशन में आ जाती है, जबकि कैप्टन लेई और कीपर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। जैसे ही गेट खुलता है सबकी नजरें जुकिंग पर टिक जाती हैं और वो आराम से आगे बढ़ता। तभी बीस्ट गेट भी खोल दिया जाता। अंदर पहले उसी वुल्फ का कटा हुआ सर दिखता। फिर अंधेरे में दो डरावनी आंखें चमकती हैं और एक जाइंट हॉर्न पाइथन बाहर निकलता है। सब लोग शॉक होकर कहते हैं, ये तो सेकंड लेवल का बीस्ट है। वो भयानक पाइथन सीधा जुकिंग के सामने आकर रुक जाता है। गेटकीपर ठंडी सांस लेकर कहता है, आज इसका बैड लक है, ये लड़का यहीं मारा जाएगा। लड़की घबराकर जुकिंग
जुकिंग की फिक्र करने लगती है। जैसे ही पाइथन आगे बढ़ता है, लोग एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, हमें इस लड़के का खून देखना है। और तभी जुकिंग और पाइथन के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जुकिंग अचानक हवा में जंप लगाता है और एक ही वार में अपने डैगर से पाइथन के सख्त स्केल को चीर देता है। अगले ही सेकंड पाइथन जमीन पर गिर जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। जुकिंग शांत खड़ा रहकर पाइथन की कोर अपने हाथ में पकड़ लेता है। पूरी भीड़ खामोश हो जाती है, मानो उनके दिल में जुकिंग का खौफ बैठ गया हो। फिर सब उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो लड़की सुकून की सांस लेती है, जबकि गेटकीपर के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। जुकिंग बिना परवाह किए डैगर से पाइथन का मीट निकालता है और जाने लगता है। तभी दूर खड़े दो मिस्टीरियस इनविजिबल लोग उसे देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, यह लड़का एक जेड पीस जैसा है। दूसरा, जो 7th एल्डर होता है, मुस्कुराकर कहता है, लेकिन अभी इसे और रिफाइनमेंट की जरूरत है। और दोनों गायब हो जाते हैं। बाहर जुकिंग कैजुअली पाइथन की कोर खाते हुए कैप्टन लेई के पास आता है और कहता है, ये रही आपकी ट्रिक। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कैप्टन लेई अपनी कुकिंग स्किल से पाइथन का डिलीशियस मीट प्रिपेयर करते हैं। दूसरी तरफ जुकिंग स्टोर रूम में जाता है, जहाँ उसे नीटली फोल्ड किए हुए नए कपड़े मिलते हैं, जो कैप्टन लेई ने उसके लिए तैयार करवाए थे। जुकिंग हैरान रह जाता है। तभी बाहर से कैप्टन लेई आवाज देते हैं, डिनर रेडी है। जुकिंग बाहर आता है तो कैप्टन लेई मुस्कुरा कर कहते हैं, ये कपड़े तुम पर काफी सूट कर रहे हैं। जुकिंग की नजर टेबल पर रखे 3 बाउल पर जाती है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या कोई आने वाला है? कैप्टन लेई धीरे से कहते हैं, नहीं, यह मेरी आदत है। यह उस इंसान के लिए है जो शायद कभी लौट कर नहीं आ सकता। जुकिंग हाथ से खाना उठाने लगता है तो कैप्टन लेई उसे रोककर चॉपस्टिक्स का यूज करने को कहते हैं। जुकिंग बार बार फेल होने पर इरिटेट होकर सीधा चॉपस्टिक्स को खाने में घुसा देता है और खाना शुरू करता है। कैप्टन लेई पूछते हैं, तुम इतने लोगों के बीच कैसा फील कर रहे हो? जुकिंग कहता है, यहाँ इतने लोग हैं पर एक भी अच्छे नहीं है। यह सुनकर कैप्टन लेई हंसने लगते हैं। तभी अचानक जुकिंग को थोड़ा दर्द महसूस होता है। वो उसे समझाते हैं, इस दुनिया पर आई तबाही ने सब बदल दिया। अब हर जगह एलियन ट्रेड्स फैल चुकी हैं और सिर्फ कल्टीवेशन ही जिंदा रहने का इकलौता रास्ता है। जुकिंग तुरंत मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। कैप्टन लेई कहते हैं, तुमने अभी पाइथन का मीट खाया है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें व्हाइट पिल कंज्यूम करनी होगी, जो एलियन ट्रेड्स को सप्रेस कर सके। सीन शिफ्ट होता है जुकिंग के माइंड स्पेस में, जहाँ उसके पीछे 2 स्पिरिचुअल टाइगर समन हो जाते हैं। ये साइन होता है कि जुकिंग ने क्यू कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगले ही पल जुकिंग आंखें खोलता है और उसकी ऑरा पहले से बहुत पावरफुल हो चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट में, जहाँ जुकिंग व्हाइट पिल लेने आया होता है। तभी 7th एल्डर की नजर उस पर पड़ती है और वो सोचते हैं, आज तो इसने नए कपड़े पहने हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। अगला सीन बिल स्टोर का है, जहाँ अचानक फैटी सिंह और मासी एंट्री लेते हैं। मासी काउंटर पर खड़ी उसी लड़की के सामने अपना खंजर रखकर ठंडी आवाज में कहता है, क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहती? जो व्हाइट पिल्स तुमने मुझे दी थी, उनकी क्वालिटी कैसे गिर गई? लड़की घबराकर कहती है, मैं न्यू कमर हूँ। लेकिन मासी उसका हाथ पकड़कर कहता है, जब तक तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर देती, मैं मुश्किलें खड़ी करता रहूंगा। वो उसका सिर जोर से टेबल पर मारता है तो शॉप ओनर बोलता है, यहाँ तुम ये सब नहीं कर सकते। तभी जुकिंग की एंट्री होती है। वो पूरे सीन को इग्नोर कर सीधा शॉपकीपर से कहता है, मुझे 2 व्हाइट पिल्स चाहिए। शॉपकीपर उसे पिल देता है और जुकिंग शांति से पैसे चुका देता है। तभी मासी की नजर जुकिंग पर पड़ती है। वो लड़की को छोड़कर अचानक जुकिंग पर अपने वेपन से हमला करता है, पर जुकिंग डॉज कर लेता है। मासी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, बच्चे, तुमने जाइंट हॉर्न पाइथन को मारा है, इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। एलेक्सिर मुझे दे दो तो जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम्हारा गला काटकर व्हाइट पिल्स छीन लूंगा। जुकिंग कुछ नहीं बोलता, बस उसकी नजर मासी के गले पर टिक जाती। साइड में वो लड़की जुकिंग को बचाने के लिए चुपचाप डैगर पकड़ लेती है। फैटी सिंह गुस्से में बोलता है, जल्दी करो बच्चे, मेरे पेशेंस की भी लिमिट है। जुकिंग सिचुएशन को समझते हुए पिल्स मासी को दे देता। मासी गंदी स्माइल के साथ पिल लेता है और जुकिंग के पास आकर कहता है, अच्छा डिसीजन लिया बच्चे। फिर वो उसके पैरों के पास थूकता है और अपना मुंह साफ करके उसी हाथ को जुकिंग के कपड़ों पर पोंछ देता है और उसे धक्का देकर निकल जाता है। जुकिंग की ईगो हर्ट हो जाती है। जाते हुए मासी फैटी सिंह से कहता है, मैं जियांग जियांग के साथ थोड़ा मजा करने के बाद ब्लैक शैडो स्क्वाड कैंप वापस चला जाऊंगा। जुकिंग अपने म्यूटेटेड पॉइंट को देखकर धीरे से कहता है, यह बहुत ज्यादा दर्द करता है। अब सीन शिफ्ट होता है लेजर पवेलियन की तरफ, जहाँ से मासी बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर कहता है, मेरी जान जियांग जियांग, कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर वो एक सुनसान गली की तरफ बढ़ता है, जहाँ अंधेरे से जुकिंग उसका पीछा कर रहा होता है। मासी को अजीब सा महसूस होता है। वो पीछे मुड़ता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसे जोर से सुसुआ आने लगती है और वो एक कोने में जाकर खुद से कहता है, पता नहीं क्यों जियांग जियांग से मिलने के बाद मेरी स्टेमिना खत्म हो जाती है, वरना मैं तो 10 यार्ड दूर हवा के खिलाफ पेशाब कर देता। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उसके पीछे खड़ी है। अंधेरे से जुकिंग ठंडी खामोशी और किलिंग इंटेंट के साथ सामने आता है और एक ही पल में अपना डैगर मासी के गले में घुसा देता है। अटैक इतना साइलेंट होता है कि मासी को मौका ही नहीं मिलता। जुकिंग डैगर निकालता है और मासी जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। जुकिंग ठंडी आवाज में उसका ही डायलॉग मारता है, तुमने खुद ही कहा था गला काटकर व्हाइट एलेक्सिर छीनना इजी होता है। मासी डर कर भागने की कोशिश करता है पर जुकिंग उसका पैर पकड़कर घसीटने लगता है। मासी चीखता है, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। पर कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता। जुकिंग शांति से मासी का ट्रेजर बॉक्स और व्हाइट एलेक्सिर ले लेता। तभी दूर से फैटी सिंह की
की आवाज आती है, मासी तुम कहाँ हो? ये देख जुकिंग छुप जाता है और अपने अगले शिकार की तरफ देखते हुए कहता है, स्टिल एक बाकी है। पीछे से वही 7th एल्डर मुस्कुराकर कहते हैं, एक प्रॉमिसिंग टैलेंट के साथ ये लड़का काफी रूथलेस भी है, इम्प्रेसिव, पर आज इसने नए कपड़े क्यों पहने हैं? अब सीन शिफ्ट होता है वाइल्डरनेस ये एरिया की तरफ, जहाँ कुछ भूखे वुल्फ्स मरे जानवर को खा रहे होते हैं। फैटी सिंह वहाँ एंटर करता है और उसके पीछे चुपचाप जुकिंग भी आ रहा होता है। फैटी सिंह बिना पीछे मुड़े कहता है, कितनी देर पीछा करोगे, बाहर आ जाओ बच्चे। जुकिंग सामने आ जाता है। फैटी सिंह हंसकर कहता है, तुमने मासी को मार दिया, अच्छा किया, चलो जो भी सामान है मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें आसान मौत दूं। जुकिंग ठंडी आवाज में कहता है, मरने वाला मैं नहीं तुम हो। ये सुनते ही फैटी सिंह अपनी क्यू कंडेंसेशन की 3rd लेवल की पावर एक्टिवेट करके वेपन से तेजी से हमला करता है, लेकिन जुकिंग हर अटैक को आसानी से डॉज करता है और एक परफेक्ट मोमेंट पर नीचे झुककर एक स्टाइलिश किक से फैटी सिंह का वेपन दूर उड़ा देता है। फैटी सिंह गुस्से में पंचेज के साथ टूट पड़ता है, पर जुकिंग हर अटैक को स्मूथली काउंटर करता है। मौका मिलते ही जुकिंग अपनी वाइटल एनर्जी एक्टिवेट करके एक जबरदस्त किक जड़ता है। फैटी सिंह मुश्किल से डॉज कर जुकिंग के पैर पकड़ने की कोशिश करता है, पर जुकिंग उसकी पकड़ से निकलकर डैगर से डेडली स्ट्राइक करता है, जो फैटी सिंह के आर्मर को चीर देती है। फैटी सिंह दर्द से कराहते हुए जुकिंग की तरफ बढ़ता है, पर इस बार जुकिंग अपनी सी माउंटेन आर्ट एक्टिवेट करके उसके मुंह पर भयानक पंच जड़ देता है, जिससे फैटी सिंह का एक दांत बाहर आ जाता है और मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही जुकिंग आगे बढ़ता है, फैटी सिंह अपने कानों से 2 जहरीले सेंटीपीड निकालकर जुकिंग पर छोड़ देता है। जुकिंग तुरंत डॉज करके डैगर से दोनों को काट देता है, लेकिन उनका पॉइजन हवा में फैलकर जुकिंग की बॉडी में एंटर करने लगता है। ये देखकर फैटी सिंह अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, गोस्ट फेस वेनम सेंटीपीड, और कहता है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया, इसे यूज करके मैं खुद भी नहीं बच पाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता कि जुकिंग के सीने में मौजूद पर्पल क्रिस्टल ऑलरेडी पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर रही है। धुएं में मूवमेंट ना देख फैटी सिंह रिलैक्स होता है। तभी जुकिंग लाइटनिंग स्पीड से निकलकर अपना डैगर सीधा फैटी सिंह के सिर में घुसा देता है और फैटी सिंह का खेल खत्म हो जाता है। जुकिंग अपने क्रिस्टल को थैंक्स कहकर गोस्ट फेस वेनम जेड रख लेता है और एक फाइनल स्ट्राइक से फैटी सिंह की बॉडी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। जुकिंग वहां से जाने लगता है, तभी 7th एल्डर और जूनियर यह देख रहे होते। एल्डर कहते हैं, अब समझ में आया इसने नए कपड़े क्यों पहने हैं, ताकि पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सके। जूनियर सिर हिलाकर कहता है, फाइनली ये बात आपको समझ में आ ही गई। सीन शिफ्ट होता है। जुकिंग एक सुनसान गली से गुजर रहा होता है, जहाँ कुछ लोग एक बेचारे आदमी को बेरहमी से मारकर उसका खाना छीन लेते हैं। जुकिंग उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ता है और अपने घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। अंदर जाते ही उसकी हालत खराब होने लगती है, मुंह से खून निकलता है और आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसकी नजर सामने रखे खाने पर पड़ती है और वो इमोशनल हो जाता है, जहाँ दूर खड़े कैप्टन ले ये सब देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और रात में हम देखते हैं जहाँ जुकिंग पिछली रात की फाइट के बाद अगली सुबह होश में आता है। अपनी इंजरीज को देखकर वह कहता है, इस पर्पल एमेथिस्ट ने लगभग सारा पॉइजन न्यूट्रलाइज कर दिया है। फिर जब वह किचन में पहुंचता है तो मिस्टर लेई उसे बताते हैं कि 2 और डिशेज अभी पकने को बची हुई हैं, तुम बाहर वेट कर सकते हो। ये सुनकर जुकिंग बाहर जाने लगता है, पर जैसे ही वह कुछ लोगों की प्रेजेंस महसूस करता है, वह तुरंत अलर्ट होकर दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश करता है। उसे ऐसा करते देख मिस्टर लेई जुकिंग को समझाते हुए कहते हैं, अरे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे ही साथी हैं, थंडर स्क्वाड के मेंबर्स, और हम बहुत पुराने दोस्त हैं। फिर वह नाश्ता लेकर बाहर चले जाते हैं। जब मिस्टर लेई और जुकिंग बाहर आते हैं तो थंडर स्क्वाड का एक मेंबर जुकिंग को देखकर मिस्टर लेई से पूछता है, ये बच्चा यहाँ क्यों है? उसके इतना कहते ही एक लड़की जो झूला झूल रही होती है मिस्टर लेई की तारीफ में कहती है, आप तो दिन ब दिन अपने बुढ़ापे में और भी ताकतवर होते जा रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर लेई सबको बस करने को कहते हैं और जुकिंग को थंडर स्क्वाड के उन तीनों मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, इस क्रॉसबो वाले बंदे का नाम शीजी है, जो ची कंडेंसेशन लेवल की 4th लेयर पर है। ये अपना टारगेट कभी मिस नहीं करता, इसने आर्चरी को मास्टर कर लिया है और इसके सेम लेवल वाले कल्टीवेटर इसके सामने टिक नहीं सकते। मिस्टर लेई के इतना कहते ही वह लड़की जुकिंग के पास जाकर कहती है, इतना घबरा क्यों रहे हो? फिर वह जुकिंग के डैगर को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर जुकिंग उसे रोक देता है। ये देखकर वह लड़की भी सीरियस होते हुए फिर से कोशिश करती है, पर जुकिंग उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। ये देखकर वह लड़की स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसने एक चूहे जैसे बीस्ट के जरिए जुकिंग का डैगर पहले ही ले लिया होता है। वह कहती है, तुम मत घबराओ, बिग सिस्टर तुम्हारे साथ बस खेल रही है। फिर वह डैगर फ्लेक्स करते हुए सोचती है कि उसने जो करना था वह कर लिया। फिर मिस्टर लेई उसका नाम बताते हुए कहते हैं, इसका नाम लुआइया है, जो ची कंडेंसेशन लेवल की 3rd लेयर पर है। इसकी खासियत ये है कि यह किसी भी बीस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है, जो तुमने अभी देख ही लिया। ये सुनकर जुकिंग स्माइल करते हुए अपने पीछे से एक डैगर निकालता है, जो कि लुआइया का ही होता है और बड़े कूल तरीके से दिखाता है। ये देखकर लुआइया शॉक हो जाती है और अपने पीछे चेक करने लगती है, और जब देखती है कि उसका डैगर उसके पास नहीं है तो जुकिंग की तारीफ करते हुए कहती है, इस बच्चे की रिफ्लेक्सेस तो काफी कमाल के हैं। ये देखकर बॉडी बिल्डर वाला कल्टीवेटर कहता है, ठीक है, अब बैठ जाओ खाने के लिए, इस बच्चे को डराना बंद करो। फिर वह बैठकर अपना नाश्ता करने लगता है। वहीं लुआइया और जुकिंग अपने डैगर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। मिस्टर लेई उस बॉडी बिल्डर कल्टीवेटर का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, इसका नाम मांगुई है और इसकी कल्टीवेशन भी ची कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर है। इसमें बचपन से ही मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है। फिर तीनों के इंट्रोडक्शन के बाद
बाद मिस्टर लेई जुकिंग का इंट्रो देते हुए कहते हैं, इस बच्चे की कल्टीवेशन ची कंडेंसेशन के सेकंड लेवल पर है और आज मैंने तुम सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि इस साल यहाँ बसंत की फसल जल्दी आ गई है। इसलिए कैंप कमांडर्स द्वारा एक मिशन जारी किया गया है कि जो भी सबसे ज्यादा 7 लीफ क्लोवर्स कलेक्ट करेगा उसे रिवॉर्ड में 3 टियर डस्ट पिल दिया जाएगा एज अ बोनस रिवॉर्ड। और यह पिल्स व्हाइट पिल्स से कई गुना बेहतर है। ये सब सुनकर सभी ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर मिस्टर ले आगे बताते हैं, हम उस पैच से अर्ली पिकिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो हमने फॉरबिडन जोन में हाइड किया था। फिर वह जुकिंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, और इस बार बच्चे तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। जुकिंग भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। यह सुनकर शीजी मिस्टर लेई से कहता है, बॉस ये बच्चा सिर्फ ची कंडेंसेशन के सेकंड लेवल का है और हमें मिशन के दौरान इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी वजह से हम मिशन को अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे लगता है इसे साथ ले जाना सही नहीं होगा। शीजी की ये बात सुनकर मांगुई कहता है, हर किसी का पहली बार होता है, कहीं ना कहीं से तो उसे शुरुआत करनी ही होगी। तुम लोग परेशान मत हो, मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा। मिस्टर ले फिर ये डिसीजन जुकिंग पर छोड़ देते हैं और कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, नहीं तो तुम रुक भी सकते हो। जुकिंग बिना ज्यादा सोचे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके इस डिसीजन से मिस्टर लेई भी खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लोग आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक कैंप मास्टर है जो ची कंडेंसेशन के लेवल 9 का कल्टीवेटर है और दूसरा पर्सन ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन है जिसकी कल्टीवेशन ची कंडेंसेशन के लेवल 6 पर है। यही वह ब्लड शैडो स्क्वाड है जिसके मेंबर्स मासी और फैटी शेन थे, जिन्हें जुकिंग ने पिछले एपिसोड में मार डाला है। अब कैंप मास्टर ब्लड शैडो स्क्वाड के कैप्टन से कहता है, तुम लोगों की हरकत की वजह से नाइट डव के मास्टर मिस्टर शन इस बार के मीट ट्रेजर से बहुत नाराज है। फिर गुस्से से आगे पूछता है, तुम चीजें कैसे संभाल रहे हो? जवाब में ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन कहता है, ये सब थंडर स्क्वाड की वजह से है। वह लोग हर बार हमारे काम के बीच टांग अड़ाते रहते हैं। फैटी शेन और मासी जो मीट ट्रेजर को सुरक्षा के साथ ले जाने वाले थे, वह दोनों भी कभी लौट कर नहीं आए। मुझे लगता है वह दोनों भी थंडर स्क्वाड के हत्थे चढ़ गए होंगे। ये सुनकर कैंप मास्टर गुस्से से उस पर चाबुक से मारते हुए कहता है, यूजलेस कहीं के। चाबुक की मार खाते ही ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन जमीन पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैं सुन रहा, आप हुक्म करो। कैंप मास्टर आगे कहता है, सुनने में आया है कि थंडर स्क्वाड ने एक पैच फॉरबिडन जोन में छुपा कर रखा, इसीलिए मैंने 7 लीफ ग्लोवर्स की परचेज प्राइस बढ़ा दी। अब तुम भी जाओ, इस बार मुझे निराश मत करना, वरना तुम्हें पता ही। ये सुनकर ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन घबराते हुए बात मान लेता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर लेई के थंडर स्क्वाड को दिखाया जाता है जो सभी अपने मिशन पर निकल चुके होते हैं। जाते समय उनके रास्ते में मास्टर बाई का कॉन्वॉय कैरेज गुजर रहा होता है। ये देखकर मिस्टर लेई जुकिंग को उनके बारे में बताते हैं। इस कैरेज में जो जा रहे हैं उनका नाम मास्टर बाई है, जो पर्पल सोइल से एक डिवाइन फिजिशियन है। फिर शीजी आगे आकर मास्टर बाई के बारे में जुकिंग को और बताता है, मास्टर बाई के स्किल्स काफी लाजवाब हैं। इन्होंने तो एक जैकल के पैर को बिल्कुल सही कर दिया जो सालों से इंजर्ड था। ये सुनकर जुकिंग भी मास्टर बाई को ध्यान से देखने लगता है, वहीं मास्टर बाई भी जुकिंग को देखते हैं। फिर मिस्टर लेई जुकिंग को वहाँ से चलने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद वह सभी घोष स्पेस फॉरबिडन जोन पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर लेई बताते हैं, बस थोड़ी दूर और फिर हम फसल काटने वाली साइट पर पहुंच जाएंगे। वैसे तो इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं, पर फिर भी हम सभी को सावधान रहना होगा। अभी आसपास देखते हुए मांगुई बताता है कि रास्ता क्लियर है। फिर मिस्टर लेई जुकिंग से कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा पहला मिशन है इस फॉरबिडन जोन में, तो तुम्हें इस मिशन से जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। फिर वह सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ मिस्टर लेई जुकिंग को बताते हैं, इस फॉरबिडन जोन के 3 ग्रेट टैब्यूज हैं, यानी मना किए गए काम। उनमें पहला है स्ट्रेंज बीस्ट, दूसरा है ब्लड मिस्ट और तीसरा है ईरी सिंगिंग। अगर तुम इन तीनों में से किसी से भी एनकाउंटर करते हो तो सावधान रहना, वरना बचने का कोई चांस नहीं। जुकिंग इन टैबूज के बारे में सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस ईरी सिंगिंग टैबू को लेकर क्यूरियस होकर पूछता है। ईरी सिंगिंग तभी शीजी बताता है, ये एक लेजेंडरी टैबू है और बहुत रेयरली चांस है कि तुम इसका एनकाउंटर करो और इससे बचना भी सबसे मुश्किल है। इन कई सालों में मिस्टर लेई ने ही सिंगिंग टैबू को सुना है और जिंदा भी हैं ये इंसिडेंट सुनाने के लिए। इसके बाद मिस्टर लेई सबको जल्दी चलने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद वह सब 7 लीफ ग्लोवर्स कलेक्ट साइट पर पहुंच जाते हैं और मिस्टर लेई सबको 7 लीफ ग्लोवर्स गैदर करने के काम पर लगने को कहते हैं। सब अपने काम पर लग जाते हैं। जुकिंग भी एक 7 लीफ ग्लोवर तोड़कर जमा कर रहा होता। तभी मिस्टर लेई उसे फिर याद दिलाते हैं, बच्चे जो भी मैंने तुम्हें रास्ते में कहा क्या तुम्हें याद है? जुकिंग हाँ में जवाब देता। मिस्टर लेई आगे कहते हैं, मैं तुम्हें एक और चेतावनी दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो और याद रख लो। फिर वह जुकिंग को हाथ देकर उठाते हुए कहते हैं, इस फॉरबिडन जोन में एनोमलीज या बीस्ट्स ही सिर्फ डेंजर्स नहीं है, कभी कभी इंसान भी हमारे लिए डेंजरस होते हैं, वो भी एनोमलीज या बीस्ट से कहीं ज्यादा। तभी शीजी थोड़ी दूर से जुकिंग को बताता है, खासकर ब्लड शैडो स्क्वाड के लोग, वो लोग सीक्रेटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस भी करते हैं। बात कंटिन्यू करते हुए लुआया कहती है, ब्लड शैडो स्क्वाड के लोग पोटेंशियल लोगों को किडनैप करते हैं अपना कल्टीवेशन वेसल बनाने के लिए। इस पर मांगुई गुस्से से कहता है, वो लोग जानवर से भी बदतर है। फिर शीजी जुकिंग को बताता है कि उन लोगों ने ब्लड शैडो स्क्वाड के काफी ऑपरेशंस को रोका है, इसीलिए हमारी और उनके बीच दुश्मनी है। मिस्टर ले आगे बताते हैं, इतना ही नहीं, वो लोग बीस्ट्स के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करते हैं अपनी बॉडी स्ट्रेंथन करने के लिए, इसलिए उनके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं। अगर तुम उनके सामने आते हो तो संभल कर रहना। फिर हमें मांगुई दिखता है जो एक 7 लीफ ग्लोवर उठाकर सूंघ कर चेक करता है और उसे पता चलता है इस ग्लोवर में कुछ गड़बड़। मांगुई ये सबको बता देता है। ये सुनकर मिस्टर ले तुरंत उस ग्लोवर को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इसमें किसी ने स्कैटर्ड पाउडर मिलाया है। ये देखकर मिस्टर ले सभी से कहते हैं, इसकी वजह से बीस्ट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इतना कहते ही लुआया एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए कहती है, ब्लैक स्केल्ड वुल्फ्स, और
हम देखते हैं ब्लैक स्केल्ड वुल्फ्स का झुंड बड़ी तेजी से आ रहा होता है। ये देखकर मिस्टर लेई सभी को अपना वेपन निकालने को कहते हैं और खुद भी वेपन निकालकर उन बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। उनमें से एक बीस्ट को तो वह एक हाथ से ही ठिकाने लगा देते हैं। वहीं मांगुई और जुकिंग भी अपना स्किल दिखाते हुए उन बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, जहां जुकिंग एक एक करके उन बीस्ट्स को मारता जा रहा होता है। शीजी भी अपने क्रॉसबो से उन बीस्ट्स को संभाल रहा होता है और जुकिंग के फाइटिंग स्किल्स से इम्प्रेस होकर कहता है, वैसे ये बच्चा लड़ने में इतना भी बुरा नहीं है। फिर लुआया अपने डैगर से बीस्ट्स को मार रही होती है। तभी जुकिंग के पीछे से एक बीस्ट अटैक करके उसे चोट पहुंचाने ही वाला होता है कि मांगुई बीच में आकर अपनी शील्ड से रोकते हुए उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर जुकिंग को देखते हुए कहता है, बच्चे कोई बात नहीं, मेरे होते हुए ये बीस्ट तुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। जुकिंग उससे शुक्रिया कहता है। तभी लुआया एक बीस्ट को किक मारते हुए कहती है, यहाँ काफी सारे वुल्फ बीस्ट्स हैं, हम इन्हें मार नहीं पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर लेई शीजी और लुआया को आर्डर देते हैं, तुम दोनों इस बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ किसी सुरक्षित जगह, तब तक मैं और मांगुई इन सभी बीस्ट्स को संभालेंगे। ये सुनकर वह तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और ये सब ऊपर से ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन दिख रहा होता है, क्योंकि यही उनका प्लान था। फिर हमें वह तीनों दिखते हैं जो तेजी से किसी सेफ जगह जा रहे होते हैं, पर अब उन्हें एक ब्लैक स्केल्ड वुल्फ किंग देख लेता है जो बाकी बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसका कल्टीवेशन लेवल 3rd टियर स्ट्रेंज बीस्ट्स का बताया जाता है। वह वुल्फ दहाड़ते हुए बाकी वुल्फ्स को उन तीनों के पीछे लगा देता है। ऐसा होते ही काफी सारे बीस्ट लुआया, शीजी और जुकिंग के पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक पॉइंट पर रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर वह तीनों रुक जाते हैं, पर जैसे ही वह पीछे मुड़कर उन वुल्फ्स को अपनी तरफ आते देखते हैं, शीजी क्रॉसबो से और लुआया डैगर से उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन बीस्ट्स की तादाद काफी ज्यादा होती है। फिर भी वह हार ना मानते हुए हिम्मत से सामना कर रहे होते हैं। तभी वह बीस्ट किंग छलांग लगाकर जुकिंग को अपने साथ उस क्लिफ से नीचे गिरा देता है। यह देखते ही लुआया और शीजी जुकिंग के लिए परेशान हो जाते हैं। अब वो बीस्ट किंग और जुकिंग की लड़ाई नीचे गिरते हुए हवा में ही होने लगती है, जिसमें बीस्ट जुकिंग को काट लेता है और जुकिंग को काफी तकलीफ होती है, पर वह बिना टाइम गंवाए उस बीस्ट को अपने दांतों से उसकी गर्दन पर काटने लगता है। फिर अपने ब्लैक आयरन स्क्यूअर वेपन से उसके सीने पर वार कर देता है। जुकिंग यहाँ भी नहीं रुकता, वह अपने दांतों से बीस्ट के काटे हुए हिस्से से मांस चीर कर निकाल लेता है और उसी वेपन से एक और अटैक करके बीस्ट का काम तमाम कर देता है। फिर दोनों तेजी से जमीन पर आकर गिरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरबिडन जोन के ऊपरी हिस्से में घोस्ट फेस रिवर दिखाया जाता है। वहीं मिस्टर लेई और मांगुई आगे बढ़ रहे होते हैं। मांगुई कहता है, हद से ज्यादा वुल्फ बीस्ट्स हैं। उसके हाथ की इंजरीज देखकर मिस्टर लेई कहते हैं, जो व्हाइट पिल्स हम साथ लाए थे वह सभी उन वुल्फ बीस्ट से लड़ते हुए यूज हो चुके हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस फॉरबिडन जोन से निकलकर तुम्हारे लिए व्हाइट पिल्स ढूंढनी होगी। यह सुनकर मांगुई मिस्टर लेई को परेशान न होने को कहता है और बताता है, मैंने बस थोड़ी सी एलियन टेंट्स इनहेल की है और मैं उसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। मिस्टर लेई कहते हैं, तुम अपने आप को पुश मत करो, इस फॉरबिडन जोन की एलियन टेंट बाहर की तुलना में काफी ज्यादा ठीक है। अगर तुम अपनी बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा अंदर लोगे तो तुम एक पागल बीस्ट बन जाओगे, या इससे भी बुरा हुआ तो तुम्हारी बॉडी फट जाएगी और तुम मर जाओगे। वह दोनों यह बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन पर ब्लड शैडो स्क्वाड द्वारा हमला होता है। मिस्टर लेई उन हमलों को ब्लॉक कर लेते हैं, पर मांगुई उन अटैक से पीछे हो जाता है। वह अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर ब्लड शैडो स्क्वाड के लोग बाहर निकल आते हैं और उनका कैप्टन मिस्टर लेई से कहता है, काफी दिन हो गए नहीं मिले हम। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जुकिंग दिखाया जाता है, जो फॉरबिडन जोन में घोस्ट फेस रिवर के निचले हिस्से में जख्मी हालत में होता है। तभी वह वुल्फ बीस्ट अपनी आंखें खोलकर जुकिंग को देखने लगता है और अपनी बॉडी से एक काला चिपचिपा जीव जुकिंग की तरफ छोड़ देता है। वह जीव बिल्कुल स्पाइडरमैन के वेनम सिम्बियोट की तरह लग रहा होता है। जुकिंग यह देखकर शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि यह चीज आखिर है क्या। जैसे ही वह सिम्बियोट जुकिंग पर हमला करता है, जुकिंग अपने ब्लैक आयरन स्क्यूअर से उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वह सिम्बियोट 2 टुकड़े होने के बाद भी खत्म नहीं होता और दोबारा अटैक करते हुए जुकिंग पर झपटता है। वह उसके दोनों हाथों में चिपक जाता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी पर फैलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड शैडो स्क्वाड और थंडर स्क्वाड के बीच की फाइट दिखाई जाती है। वहाँ मांगुई जख्मी हालत में होकर भी ब्लड शैडो स्क्वाड को मार रहा होता है। वहीं मिस्टर लेई उनके दूसरे मेंबर को संभाल रहे होते। मिस्टर लेई उनके एक मेंबर पर अटैक करते हैं और वह मेंबर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए कॉन्फिडेंस से कहता, हमारी तादाद इतनी है कि हम तुमसे ज्यादा देर टिकेंगे। मिस्टर लेई जवाब देते हैं, अपनी बकवास अपने पास ही रखो। फिर हमें मांगुई दिखता है, जिसे ब्लड शैडो स्क्वाड के मेंबर्स काफी ज्यादा जख्मी कर चुके होते। तभी एक बंदा उसके कानों पर इतनी जोर से मारता है कि उसके कानों में सीटी बजने लगती है। फिर दूसरा बंदा उसके पेट में डैगर घुसा देता है। अब मांगुई की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वह पर्सन मांगुई को चिढ़ाते हुए कहता, मांगुई आज तुम्हारी मौत पक्की है, इसी समय और इसी जगह। ये सुनकर मांगुई घबराता नहीं, बल्कि उस पर अटैक करके उसे अपने से दूर कर देता है। ये देखकर ब्लड शैडो स्क्वाड का वह मेंबर मांगुई की बॉडी में एलियन टेंट्स महसूस कर लेता है और कहता है, इसकी बॉडी में तो काफी एलियन टेंट्स हैं। फिर वह मांगुई से कहता है, मांगुई तुम तो म्यूटेट होने वाले हो। ये सुनकर मांगुई अपने वेपन से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं। उसकी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स और डीएनए भी चेंज होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी म्यूटेट होने लगती है। ये देखकर ब्लड शैडो स्क्वाड का वह मेंबर कहता है, क्या मैं तुम्हें जल्दी खत्म करके तुम्हारी तकलीफ दूर कर दूं?
ये कहकर वह पागलों की तरह मांगुई पर हंसने लगता है। तभी हम मांगुई को देखते हैं जो म्यूटेट होकर एक डरावने बीस्ट में तब्दील हो चुका होता है। उसके आसपास ग्रीन कलर की स्मोक फैलने लगती है। ब्लड शैडो स्क्वाड का वह मेंबर अपने साथियों को मांगुई की ओर चार्ज करने को कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जुकिंग दिखाया जाता है, जहाँ वह सिम्बियोट उसके चारों ओर फैल रहा होता है और उसे पूरी तरह ढक चुका होता है। इससे जुकिंग को भी तकलीफ होने लगती है। जुकिंग उस सिम्बियोट के जरिए वेनम बनने ही वाला होता है कि उसके अंदर वह पर्पल क्रिस्टल रिएक्ट करने लगता है, जिससे वह सिम्बियोट, जिसे सीक्रेट घोस्टली शैडो कहा गया है, जुकिंग की बॉडी से अलग होने लगता है। वह सिम्बियोट काफी कोशिश करता है खुद को जुकिंग की बॉडी से अलग करने की, पर उसे उस पर्पल क्रिस्टल द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जुकिंग की बॉडी के सेल्स में चेंजेस होने लगते हैं और इसी दौरान जुकिंग ब्रेक थ्रू करके ची कंडेंसेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है और हमें उसके इनर माइंड में भी 3 टाइगर्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद जुकिंग होश में आकर खड़े होकर कहता है, क्या मैंने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया? फिर वह अपने अब्रेशन मार्क को देखते हुए कहता है, मैंने अभी काफी सारे एलियन टेंट्स ऑब्जॉर्ब कर लिए थे, पर ना जाने क्यों मेरे म्यूटेशन पॉइंट्स फेल हो रहे हैं, कहीं इसकी वजह वो तो नहीं। ये सब जुकिंग सोच ही रहा होता है कि तभी उसे घोस्ट फेस रिवर में मांगुई की टूटी हुई शील्ड के टुकड़े नजर आते हैं। ये देखकर जुकिंग घबराते हुए उसकी ओर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मांगुई और मिस्टर लेई की तरफ, जहाँ मांगुई पूरी तरह म्यूटेट होकर बीस्ट बन चुका होता है। फिर वह मिस्टर लेई की तरफ देखता है, जो ब्लड शैडो स्क्वाड से अकेले फाइट करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये देखकर मांगुई भले ही एक बीस्ट बन चुका हो, फिर भी अपने स्क्वाड की चिंता करता है। अब मांगुई को भी ब्लड शैडो स्क्वाड के मेंबर्स ने घेर लिया होता है और उनमें से एक ऑर्डर देते हुए कहता है, अरे और टाइम वेस्ट मत करो, मार डालो इसको। पर मांगुई सबको एक एक पंच में ठिकाने लगाने लगता है, फिर छलांग मारकर उनके मेन बंदे को दबोच लेता है। जैसे ही वह उस बंदे को दबोचता है, उस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मांगुई खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। यह देखकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह मदद मांगने लगता है और अपने डैगर से मांगुई पर पीछा छुड़ाने के चक्कर में काफी सारे अटैक्स करने लगता है। वह मांगुई से कहता है, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे जाने दो, घटिया इंसान। उस वक्त उस बंदे की हालत देखने लायक होती है, पर मांगुई उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, चलो अब मरो मेरे साथ। मांगुई को ऐसा करते हुए मिस्टर लेई भी देख लेते हैं और दूर से ही चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं। यह देखकर ब्लड शैडो स्क्वाड का कैप्टन मिस्टर लेई से कहता है, क्या तुम्हें अभी भी दूसरों की फिक्र है? अपनी देखो पहले। और यह कहते ही वह मिस्टर लेई पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। दूसरी तरफ मांगुई मिस्टर लेई को अलविदा कहते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। उसके ऐसा करते ही एनर्जी दूर तक फैलने लगती है और जुकिंग भी उसे दूर से देख लेता है। तभी उस ब्लड शैडो स्क्वाड मेंबर की आधी बॉडी जुकिंग के पैरों के पास आकर गिरती, लेकिन जुकिंग उस पर ध्यान नहीं देता। वह तो मांगुई के साथ बिताए वो थोड़े से पल याद कर रहा होता है और वो बातें जो मिशन पर आते वक्त मांगुई ने जुकिंग से कही थी कि वह उसे प्रोटेक्ट करेगा, जो कि उसने किया। ये सब सोचकर जुकिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी ब्लड शैडो स्क्वाड का वही बंदा, जिसकी अभी आधी बॉडी बची होती है, गुस्से से कहता है, मांगुई तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। यह कहते हुए जब वह ऊपर देखता है तो उसे जुकिंग खड़ा हुआ नजर आता है। उसकी कही हुई बात जुकिंग को और गुस्सा दिला देती है और वह अपने पैर से उसका सिर जमीन पर कुचलने लगता है। ये देखकर वह बंदा उसे छोड़ने को कहता है, पर जुकिंग उसकी एक नहीं सुनता और उसका सिर अपने पैर से कुचलकर फोड़ देता है। और इसी ब्रूटल सीन के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जुकिंग उन ब्लड शैडो स्क्वाड के मेंबर्स की बैंड बजाता है और मिस्टर लेई की मदद करता है। वहीं इस दौरान जुकिंग, मिस्टर लेई और बाकी ब्लड शैडो स्क्वाड के लोग सामना करेंगे ईरी सिंगिंग टैबू का और एक बड़ा सस्पेंस भी खुलने वाला। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना।